जूनियर लेवल सामाजिक अध्ययन की हम बात करेंगे। जो 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 6, 7, 8 की वहीं से आते हैं। तो वहीं से हमने किताबों से जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उनसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको वन लाइनर बनाने का प्रयास किया है। तो आप देखिएगा सामाजिक अध्ययन, तो ये कक्षा 8 का इतिहास है। भारतीय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो वो पता कर सकते हैं भाई, कॉर्नवालिस के समय कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, किसके मतलब समय में। इसकी शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई तथा किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। तो किसानों की ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। तो ये आपको ध्यान देना है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, किसके शासनकाल, किसके समय लागू किया गया। कॉर्नवालिस के शासन समय में लागू किया गया। उसके बाद देखो, कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो कंपनी ने राजस्व जो था, जो टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये बातें ध्यान दीजिए, बस आपको ध्यान देना है सारी बातों को कि जैसे अभी मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू किया गया, कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया। तो अगर जो है राजस्व नहीं चुका पाते थे, लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो आपने लगान पिक्चर भी देखी होगी, है ना। तो वो तो थोड़ा सा एक है, स्टोरियाँ हैं, इस तरह की बातें हैं। खैर, माहलवारी बंदोबस्त ये क्या है, देखिए। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने यह व्यवस्था तय की। ये जो माहलवारी बंदोबस्त है, ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने यह व्यवस्था तैयार की। इसमें गांव के मुखिया द्वारा महाल ग्राम समूह से अस्थायी राजस्व वसूला जाता था और उसमें समय समय पर संशोधन हो सकता था। तो गांव के मुखिया द्वारा महाल जो ग्राम समूह से अस्थायी राजस्व वसूला जाता था। तो ये होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने व्यवस्था तैयार की थी, जिसको माहलवारी बंदोबस्त कहते थे। तो ये ध्यान देने की बात है आपको। मुनरो व्यवस्था, टॉम्स मुनरो ने इसे विकसित किया। दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह रैयतवार नामक व्यवस्था शुरू हुई। कौन सी हुई? रैयतवार नामक व्यवस्था शुरू हुई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे और उन्हें सीधे किसानों को रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, ये रीड और मुनरो को लगता था। मुनरो का मानना था अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम, नील की खेती पर ध्यान ज्यादा दिया और इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे हैं। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो ये बातें आपको ध्यान देने की है थोड़ा सा कि जो बात हो रही है 18वीं शताब्दी की, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं किसानों को विवश करते रहे। बंगाल में पटसन सबसे अधिक, असम में चाय। आंध्र प्रदेश के बुनकर द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे और ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापों में समानता थी। दोनों में ही गहरे नीले
रंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखो आंध्र प्रदेश में के बुनकर जो है यहाँ पर कलमकारी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। पोचमपल्ली और कलमकारी, यहाँ बुनकर बहुत रहते हैं आंध्र प्रदेश के। वैसे ये जो अब पोचमपल्ली जिला है, तो पोचमपल्ली वैसे तेलंगाना में आ गया है, परंतु यहाँ कलमकारी छापे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापों में समानता थी। दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थोड़ा हमको ध्यान देना है भी। कलमकारी छापे, कलमकारी वहाँ की साड़ी भी प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली साड़ी भी प्रसिद्ध है। देखिए ये रे गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गहरे दोनों का। कलमकारी छापा है, इधर मॉरिसन कॉटन छापा है, तो दोनों में समानता है। और ये कलमकारी यहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है। नीला रंग, नीला रंग नील नामक पौधे से निकाला जाता था। जो नीला रंग है किस पौधे से निकाला जाता था? नील नामक पौधे से निकाला जाता था। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था उष्ण कटिबंधीय इलाकों में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय इलाका कौन सा होता है? ठीक है, तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय इलाका कहते हैं। नील की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती हैं। नील जो होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती हैं। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती। तो ये पता कर सकते हैं भाई नील की कटाई के बाद किसकी खेती नहीं कर सकते, किसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। मतलब वो क्या है जो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेता है। और जो है भारत जो है नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ये अगर आप थोड़ा एक बार ध्यान से दोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। जो बोर्ड पौधा है वो किस क्षेत्र में उगता है? शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता है, जो यूरोप में आसानी से मिल जाता था। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि भाई बोर्ड पौधा कहाँ पर? शीतोष्ण क्षेत्र में। नील से बहुत चमकदार नील रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। नील से बहुत ही चमकदार नील रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% और 1810 में 95% था। अब आप खुद देखिए, ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% और उसके बाद देखो जी 1810 में 95% था। नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे और रैयत खेती में बागान मालिक मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई नील की खेती के कौन से तरीके, निज और रैयती। निज तो मतलब जो स्वयं है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे और रैयत खेती में बागान मालिक मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। बस एक बार थोड़ा सा कहानी सुनोगे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, रटने की कोई जरूरत ही ना। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण उपलब्ध कराते थे। जो बागान मालिक होते हैं वो बीज और उपकरण उपलब्ध करा देते। तो ये कौन थे? कर्जा लेने वाले रैयत। नील के उत्पादक का देखिए, उत्पादन का तरीका आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा, ये नील के उत्पादन का तरीका है, ये देख लीजिए आप। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट्स यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। कितने की जरूरत पड़ती थी? देखिए ये 3-4 कुंड होंगे यहाँ, ये बने हुए साइड में 1 2 3 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी।
नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले स्टीपर कुंड किण्वन में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। यानी कि पत्तियों को तोड़कर जो स्टीपर कुंड था किण्वन में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। जो दूसरा हौद होता था बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, जिससे नील की पपड़ी नीचे जम जाती थी। उसे छानकर नील की लुगदी को तीसरे निर्धारण कुंड में उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो ये नील का है तरीका। नील विद्रोह, देखो नील विद्रोह कब हुआ? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, जब मजिस्ट्रेट एसेल ईडन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस किसने जारी किया था? मजिस्ट्रेट एसेल ईडन ने। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। तो ये आप थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो आपको ध्यान देना है कि भाई चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो नील बागान मालिकों के खिलाफ था और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान देना है कि जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो मतलब किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। बिरसा मुंडा, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। 1895 में बिरसा नाम के आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोगों के अनुसार उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। तो ये बिरसा मुंडा की बात हो रही है। बिरसा ने यह खुद ऐलान किया, उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ादी के लिए भेजा है। बिरसा ने, मतलब किसने ऐलान किया? बिरसा ने। जो बाहरी लोग हैं उनको क्या कहते हैं? दीकुओं की गुलामी से आज़ादी के लिए भेजा है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ, बिरसा मुंडा। इनकी परवरिश बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। तो बिरसा का जन्म कहाँ हुआ? मुंडा परिवार में हुआ। तो इनकी परवरिश कहाँ हुई? बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। कौन से? संथाल आदिवासी और उराव भी शामिल थे। तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि भाई, ठीक है। झूम की खेती, इसे घुमंतु खेती भी कहते हैं, यानी कि स्थानांतरित खेती। क्या कहते हैं? घुमंतु खेती, स्थानांतरित खेती। मध्य प्रदेश के लोग इसे बेबड़ कहते हैं। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। जो ये मिजोरम वगैरह वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। अच्छा, ये जो घुमंतु खेती कहा जाता है इसे मध्य प्रदेश के लोग क्या कहते थे? बेबड़, यानी कि स्थानांतरित खेती, ठीक है, स्थान बदलना। तो आपको झूम की खेती का पता ही है कि भाई वहाँ पर जो है, जो वहाँ झाड़ी हो जाती है उसको क्या करते हैं? वहाँ जला दिया जाता है। वही मतलब उर्वरकता का काम करती है। ये घास को काटने की बजाय जलाते थे और उनकी राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, ठीक है। तो ये घास को काटने के बाद बजाय क्या करते थे? जला देते थे और उसकी राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खौड़ समुदाय टोलियां बनाकर शिकार करता था। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो आपको ध्यान देना है कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खौड़ समुदाय टोलियां बनाकर शिकार करता था। यानी कि खौड़ समुदाय कहाँ के जंगलों में? उड़ीसा के जंगलों में। और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। महुआ एक फूल है जो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पंडानू की पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं। तो किसकी पत्तियों से? पंडानू की पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं। कुसुम और पलाश के फूलों से कपड़े व चमड़े की रंगाई की जाती है। कुसुम और पलाश के फूलों से कपड़े और चमड़े की रंगाई की जाती है। पता होना चाहिए भाई कपड़े और चमड़े की रंगाई किसके फूलों से होती है। मध्य भारत के बैंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है।
मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी। मतलब मजदूरी करना तो मतलब मध्य भारत के बेंगा खुद को जंगल की संतान, तो खुद को जंगल की संतान कौन मानते थे? मध्य भारत के बेंगा मानते थे, और वो मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी। पंजाब के वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। यानी कि पंजाब के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। जो कुल्लू है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो कश्मीर में एक बकरवाल जनजाति पाई जाती है, ठीक है, बकरवाल। और झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, पंजाब के मतलब वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, और झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे। शिकार का वक्त, बुवाई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। देखो, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन द्वारा लिखित पुस्तक है। देखो, वो मतलब शिकार का वक्त क्या था, बुवाई का क्या था, नए, ये पता कर सकते हैं कि भाई देखो महीने वही हैं, थोड़ा हिंदी के हैं। चैत में औरतें अनाज को इकट्ठा करने और बचे कुचे मतलब ठूंठों को काटने जाती थी। मतलब अनाज को इकट्ठा करती थी, और जो बच जाता था ना बाद में, जैसे खेत में अनाज कटा, अनाज को इकट्ठा किया, फिर भी कुछ चीज़ें बच जाती थी, जैसे अनाज की मतलब गेहूँ है, गेहूँ का ऊपर हिस्सा कुछ टूट गया रह गया है, तो उसको भी वो ठूंठों को भी काटने जाती थी, बचे हुए ठूंठों को काटने जाती थी, जो ठूंठे बच जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूरब से शुरू होता था। शिकार जब पूरा चांद हो जाता था, पूरा चांद, ये ध्यान देना है कि शिकार कब शुरू होता, शिकार पूरे चांद के समय पूरब से शुरू होता था। और मध्य भारत के आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। तो मध्य भारत के आदिवासियों में किसको सबसे अच्छा शिकारी? बेंगाओं को। और बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, और जेठ में बुवाई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे, और कार्तिक कुट्री में क्वार की फलियां पक जाती थी। जो क्वार की फलियां होती है ना, उसकी भी कुछ भुजिया बनाते हैं आज भी लोग। क्वार की फलियां पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी, और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना शादियां भी पूस के महीने में होती थी। यानी कि पूस किस महीने में हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि देखो आजकल जो भी बच्चे होते हैं साढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन महापूस इन महीने को न जानते। तो आपको पता होना चाहिए अगहन में कौन सी फसल तैयार होती थी, पूस में फटकन किया जाता था, यानी कि नाच गाने शादियां किस महीने में होती थी। अब वहाँ पूस आ गया तो पूस में हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। माघ में पुरुष नए बेबड़ की तरफ चले जाते थे। बेबड़ का मतलब झूम की खेती, स्तनांतरित खेती, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आरक्षित वन, ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो आरक्षित वन की बात कर रहे हैं हम आपसे, यही मैंने आपसे चर्चा की। देखो, अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और मुझे कमेंट्स दें। अगर कोई भी आपका कमेंट्स होगा तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं कुछ और आगे अच्छा करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।